स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान के लिए समर्पित इस YouTube चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हमारा हमेशा ये प्रयास होता है कि राजनीति विज्ञान के संदर्भ में प्रामाणिक जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराई जाए। तो अपने इसी प्रयास के एक श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में आज मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीणा चार्टर एक्ट 1793 के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि हम अगला जो वीडियो लेकर आएंगे वो चार्टर एक्ट 1793 पे लेके आएंगे। अब ये जो एक्ट है इसका नाम चार्टर एक्ट 1793 क्यों है? इसे हालांकि दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 के नाम से भी जाना जाता है, परंतु इसे चार्टर एक्ट क्यों कहा जाता है? इससे पहले कि हमने जो दो अधिनियम देखे थे, एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट जो कि उस समय के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के पिट्स के नाम पे था। ये जो एक्ट है ये चार्टर एक्ट 1793 क्यों है? वाई द वर्ड चार्टर इज़ एसोसिएटेड विद दिस एक्ट? तो यहाँ पर जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस चार्टर शब्द की खोज में इतिहास की ओर वापस जाना पड़ेगा, हमें ब्रिटेन जाना पड़ेगा और शायद हो सकता है कि 11वीं और 12वीं शताब्दी तक भी जाना पड़े, क्योंकि शायद ब्रिटिश राजतंत्र की जो प्रणाली थी उसमें इस शब्द का प्रयोग बहुत ही प्राचीन समय से देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से जब हम इस अधिनियम के बारे में समझने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि इस चार्टर का क्या मतलब है। तो हमने इस वीडियो व्याख्यान को दो हिस्सों में मुख्य रूप से विभाजित किया है। पहले हिस्से में हम लोग चार्टर क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। इस चार्टर का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या संबंध है ये हम देखने का प्रयास करेंगे, और इस चार्टर एक्ट और इस चार्टर्स के माध्यम से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन किस तरह से प्रभावित होता है, उसकी कार्यप्रणाली पे क्या प्रभाव पड़े, ये भी हम इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट हम लेकर आएंगे उस दूसरे पार्ट में हम लोग 1793 के जो मुख्य प्रावधान हैं उन प्रावधानों को देखने का कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्टर क्या होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाते हैं, चार्टर का हिंदी अगर सामान्य रूप से अर्थ लिया जाए तो ये है राजलेख, यानी कि एक राजा के द्वारा जारी किए जाने वाला लेख। इसके शब्दांश अर्थ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी शब्द चार्टर जो है वो लैटिन चार्टा से निकला है, जिसका अर्थ है राजलेख। ये एक आधुनिक रूप हुआ इसका अर्थ का। और जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था और उस समय भी राजलेख निकला करते थे, भोजपत्र पे तालपत्र, ताम्रपत्र और रेशमी वस्त्र आदि कागज़ के ही भिन्न भिन्न रूप उस समय हुआ करते थे, और उन पे सम्राट जो है अपने लेख निकाला करते थे, एक आदेश निकाला करते थे, उन्हीं को राजलेख उस समय कहा जाता था। तो इसका एक शाब्दिक अर्थ अगर हम ले तो राजलेख चार्टर का एक शाब्दिक अर्थ के रूप में हमारे सामने आता है। अगर सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो कागज़ या उस पर लिखी गई कोई चीज़, इसको हम चार्टर कह सकते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के संदर्भ में बात की जाए, ब्रिटिश राजतंत्र के संदर्भ में बात की जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र में अर्थात पब्लिक लॉ में राजलेख वह आदेश था जिसके द्वारा राजा अपनी प्रजा के अधिकार की रक्षा की घोषणा करता है, या कोई सार्वभौमिक राज्य अपने उपनिवेश को अधिकार प्रदान करता है। राजलेख का प्रयोग बैंक या अन्य कंपनियों के प्रसंग में भी होता है, और इस अर्थ में राजलेख वह दस्तावेज है जिसके द्वारा राज्य चुने हुए लोगों की एक जमात को या एक समूह को किसी खास लक्ष्य के लिए अधिकार या विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो ये एक राजलेख यानी कि चार्टर का एक अर्थ हमारे समक्ष निकल कर आता है। अब इसका प्रचलन कब से रहा? तो क्योंकि हम लोगों का संबंध संवैधानिक विकास से है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भारत में जो संवैधानिक विकास की नींव रखी गई उससे हम लोग संबंधित हैं। तो उसी अर्थ में हम लोग ब्रिटिश राजतंत्र के संदर्भ में चार्टर्स का क्या मतलब था इसको ही हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ब्रिटिश राजतंत्र के इतिहास की ओर लौटें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि चार्टर का जो प्रचलन है वो मध्य युग से ही पाया जाता था।
इसका एक अच्छा उदाहरण हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो 13वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड के राजा जॉन ने अपना एक अधिकार स्थापित करना चाहा सामंतों के ऊपर, क्योंकि उस समय सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित थी। राजा अपना राज्य का संचालन सामंतों के माध्यम से ही करते थे। अब जब सामंतों के अधिकार छीनते हुए उन्हें नज़र आए तो सामंतों ने विद्रोह की नीति अपना ली। तो ऐसी स्थिति में राजा जो उस समय का ब्रिटेन का था जॉन, उनको अपना राजतंत्र बचाने की बहुत चिंता हुई। तो उन्होंने एक विशिष्ट लेख पत्र घोषणा के द्वारा उनकी रक्षा का वचन दिया, और इसी घोषणा पत्र को इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और इसी को दूसरा जो नाम दिया गया था द ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का एक महान आलेख इसको कहा जाता था, और इसकी तिथि थी 15 जून 1215। तो यहाँ हम देखते हैं कि द ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पर हमें चार्टर एक शब्द देखने को मिलता है जिसका अर्थ अगर उस संदर्भ में लिया जाए तो ये निकल कर आता है कि उस समय राजा जॉन ने अपने सामंतों को एक आश्वासन दिया, एक लिखित रूप में दस्तावेज निर्मित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। तो यहाँ से एक अर्थ निकल कर आता है कि राजा या किंग मोनार्क के द्वारा जारी किए जाने वाले आज्ञा पत्र या लेख, जिसके माध्यम से वो किन्हीं आश्वासनों को अपनी प्रजा को या किन्हीं समूह को प्रदान करता है, तो वो चार्टर की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक इंग्लिश डेफिनेशन हम यहाँ पर आपके समक्ष शेयर करना चाहेंगे आपके साथ। द ग्रांट ऑफ अथॉरिटी और राइट्स स्टेटिंग दैट द ग्रांटर फॉर्मली रिकॉग्नाइजेज द प्रेरोगेटिव ऑफ द रेसिपिएंट टू एक्सरसाइज द राइट स्पेसिफाइड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जारीकर्ता, जिसको ये जारी किया गया है चार्टर, उसको ये आश्वासन देता है कि चार्टर के अंतर्गत जो अधिकार वर्णित किए गए हैं उनको जारीकर्ता यानी कि संप्रभु रिकॉग्नाइज करता है और उनकी रक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है और अपने आप को समर्पित करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामान्य शब्दों में अगर हम चार्टर का अर्थ समझना चाहें तो इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि राजा के द्वारा या संप्रभु के द्वारा दिया गया आश्वासन या लाइसेंस। तो इसके माध्यम से कई सारी संस्थाओं का जो है निर्माण किया गया। तो आगे चलकर हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से का रॉयल चार्टर से क्या संबंध है, या चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से संबंधित है। तो जैसा कि शायद आप लोगों को जानकारी होगी और पूर्व के व्याख्यानों में भी हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण, उसकी स्थापना एक रॉयल चार्टर के माध्यम से ही हुई थी। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ फर्स्ट ने व्यापारियों के एक समूह को, जिसके अंतर्गत 125 निवेशक थे और जिनकी पूंजी लगभग 72,000 पाउंड थी, केप ऑफ गुड के पूर्वी भाग, जिसे कि वेस्ट इंडीज़ उस समय कहा जाता था, पर एक व्यापारिक एक अधिकार रॉयल चार्टर के माध्यम से दिया। तो जिस समूह को ये अधिकार दिया गया उस समूह ने ही आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। तो जिस कंपनी को ये रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था उस कंपनी का टाइटल था, उस टाइटल को आपको जानना ज़रूरी है। वो टाइटल था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। ये एक टाइटल था जिसके अंतर्गत रॉयल चार्टर इनको प्रदान किया गया था। अब इस रॉयल चार्टर में क्या चीज़ थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जिस रॉयल चार्टर के माध्यम से हुई थी, उस रॉयल चार्टर के अंतर्गत वो शर्तें थी, वो नियम थे, वो सीमाएं थी जिनका व्यापार करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को पालन करना था। उसमें कुछ शर्तें इस तरह की थी उसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रक्षा के लिए कुछ अपनी प्राइवेट फ़ौज रख सकती थी, अपनी फैक्ट्रीज़ और उनके व्यापारिक सुरक्षा के लिए वो कुछ लोगों को रख सकती थी, कुछ हथियार भी वो एकत्रित कर सकते थे, और साथ ही साथ उनके फैक्ट्री के अंतर्गत आने वाले लोगों के शासन और प्रशासन के लिए नियम बनाने और उन नियमों के उल्लंघन पर उन्हें पनिश करने का भी ये अधिकार यह चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। तो यहाँ पर जैसे कि नाम हमने अभी स्पष्ट किया कि द गवर्नर, तो निश्चित रूप से इस कंपनी का एक गवर्नर था और इसका पहला गवर्नर था थॉमस स्मिथ, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर थे। अब
आगे जब हम चलते हैं तो 1609 में जेम्स फर्स्ट ने चार्टर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया था, उसको उन्होंने रिन्यू किया। और उसको रिन्यू करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये चार्टर फॉरएवर है। एलिजाबेथ फर्स्ट ने जो रॉयल चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था वो प्रारंभ के 15 वर्षों के लिए दिया था, लेकिन 1609 में जेम्स फर्स्ट ने इसको रिन्यू किया और फॉरएवर के लिए इसको रिन्यू कर दिया। लेकिन ये जो फॉरएवर शब्द था ये एक औपचारिक ही रहा, और आगे चल के जब ब्रिटेन के सम्राटों को धन की आवश्यकता हुई तो उन्होंने कई सारे छोटे छोटे समूहों को ईस्ट इंडिया की तरफ व्यापार करने की अनुमति दी, उनको भी चार्टर ग्रांट कर दिया। तो इससे जाहिर होता है कि जो मोनोपोली का अधिकार एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था, आगे चल के अन्य सम्राटों ने उसका अपने निजी लाभ के लिए समय समय पर उल्लंघन किया, और उन्होंने कुछ ना कुछ व्यापारियों को इस क्षेत्र में जहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार था वहाँ पर व्यापार करने की अनुमति भी दी और उनसे बदले में धन भी प्राप्त किया। तो ये जो फॉरएवर वाली बात थी ये एक फॉर्मेलिटी थी, एक केवल औपचारिकता थी, और वास्तव में इस एक अधिकार का कई बार आने वाले सम्राटों ने उल्लंघन किया था। आगे आप ये एक नक्शा हमने यहाँ पर डालने की कोशिश की है जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाए कि लंदन से जो व्यापार भारत और लंदन के बीच में होता था वो किस रास्ते से होता था, किस रूट से होता था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केप ऑफ गुड होप जो थी उसका जो पूर्वी हिस्सा था उस पर व्यापार करने का जो अधिकार था वो एक्सक्लूसिवली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। कोई अन्य व्यापारिक समूह या अन्य कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार का अधिकार नहीं रखती थी। ये रॉयल चार्टर में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था, किंतु इसका सम्राटों ने निजी लाभ के लिए कई बार उल्लंघन भी किया, कुछ समूहों को इस तरह के व्यापार की अनुमति प्रदान की। अब आगे एक इतिहास की फिर से हम बात करते हैं तो किंतु जेम्स प्रथम फर्स्ट और उसके बाद के जो राजा हुए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार का उल्लंघन कई छोटे समूह को चार्टर द्वारा पूर्वी एशिया में व्यापार अनुमति देकर किया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में। 1697 में ब्रिटिश संसद ने और किंग विलियम थर्ड की अनुमति से एक एक्ट के माध्यम से एक नवीन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, हम जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें वो पहले से स्थापित है, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 के रॉयल चार्टर के माध्यम से हुई। लेकिन 1697 में पुनः ब्रिटिश संसद ने और किंग विलियम थर्ड की अनुमति से एक एक्ट के माध्यम से एक नवीन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उसे पूर्वी एशिया के लिए व्यापारिक एक अधिकार प्रदान कर दिए। पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहले से ही एक अधिकार थे, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से ये पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेशित किया गया है कि सितंबर 29, 1701 तक वो अपना सारा व्यापार पूर्वी एशिया से समेट ले। अब उसके स्थान पर नवीन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कार्य करेगी। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि पुरानी कंपनी को अपना व्यापार समेटने का आदेश दिया गया और नई कंपनी को उसके स्थान पर व्यापार करने का एक अधिकार रॉयल चार्टर के माध्यम से प्रदान किया गया? तो इसके पीछे एक वजह थी, एक कारण था। ये इसलिए ऐसा हुआ था कि किंग विलियम थर्ड ने फ्रांस के साथ 9 वर्षों के युद्ध में संलग्नता के कारण धन की आवश्यकता जाहिर की थी। एक पब्लिकली उन्होंने एक मैसेज भेजा था कि मोनार्क को, संप्रभु को धन की आवश्यकता थी। अब ये धन कहाँ से आता? तो ये धन ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों से आना था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने 5 लाख पाउंड 4% की दर पर प्रस्तावित किया कि वो विलियम थर्ड को 4% की दर पर 5 लाख पाउंड का लोन दे सकती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार का विरोध करने वाले कई सारे समूह थे, कई सारे व्यापारिक समूह थे। तो उन्हीं में से एक समूह ने संप्रभु को 20 लाख पाउंड्स 8% की दर पर ऑफर किए। तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा विरोधी समूह था उसके द्वारा जो ऑफर दिया गया था वो काफ़ी बड़ा था, 5 लाख पाउंड की तुलना में 20 लाख पाउंड। तो इस तरह से ब्रिटिश संसद ने और मोनार्क ने, यानी कि संप्रभु ने, राजा ने इस विरोधी समूह के ऑफर को स्वीकार कर लिया और उसी के आधार पर एक रॉयल चार्टर के माध्यम से एक नवीन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और
इस कारण पुरानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो पहले से व्यापार में संलग्न थी भारत में, उसके अस्तित्व के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। एक संकट की घड़ी आ गई और ऐसा लगने लगा कि अब पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन समाप्ति की ओर हैं। परंतु आगे की स्लाइड में हम देखते हैं क्या हुआ। ये बात थी 1797 की। अब 1701 के आते आते क्या होता है कि 1701 के आते आते किंग विलियम की मृत्यु हो जाती है। किंग विलियम के अवसान के बाद, उनकी मृत्यु के उपरांत महारानी एने ने सिंहासन संभाला। उन्होंने राजतंत्र को संभाला और शपथ ली। अब उनके कार्यकाल में या उनके नेतृत्व में 1701 में पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एकाकार हो गई, उनका मर्जर हो गया। और इस मर्जर के पश्चात जो नई कंपनी निर्मित हुई उसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। और आगे चल के जिस कंपनी के बारे में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, और जिसके शासन के अंतर्गत हम भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन करते हैं, बेसिकली मर्जर के बाद उसका नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी था। और इस कंपनी के चार्टर को भी बाद में कई सारे चार्टरों के माध्यम से उसका रिन्यू किया गया, उसको बढ़ाते गए, नवीन शर्तें उसमें जोड़ते गए। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये चार्टर जो हैं वो एक तरह से लाइसेंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत के कारोबार को लेके, पूर्वी भाग को लेके जो लाइसेंस दिया गया था, जो अनुज्ञा पत्र दिया गया था, उसी को हम लोग चार्टर के रूप में समझ सकते हैं। तो इसका समय समय पर नवीनीकरण भी किया जाता रहा। नवीनीकरण 1709 में हुआ, 12 में हुआ, 1730 में, 1744, 1781, 1793, जिसका कि अध्ययन हम अभी करेंगे। 1813, 1833 और 1853 तक इस चार्टर का जो कि 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ फर्स्ट ने जारी किया था, उसको रिन्यू किया गया। और हर नए रिन्यूअल के साथ कुछ नए प्रावधान किए गए, कुछ नई शर्तें जोड़ी गई। तो ये सारे के सारे इसीलिए चार्टर एक्ट कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने उस समय यानी कि 1600 में जारी ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकरण इसका करते गए, इसकी समय अवधि को बढ़ाते गए। जनरली 20 साल के लिए इसकी समय अवधि को एक बार में बढ़ाया जाता है। तो अब इस चार्टर के माध्यम से क्या किया जाता? हमने जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना रॉयल चार्टर के माध्यम से हुई थी। तो इसके अलावा रॉयल चार्टर के माध्यम से कई सारे शहरों की स्थापना ब्रिटेन में भी की गई, कई सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना भी इस रॉयल चार्टर के माध्यम से की गई थी। विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना भी एक रॉयल चार्टर के माध्यम से की गई थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जो कि ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, वहाँ पर भी जो सिडनी विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना भी इस रॉयल चार्टर के माध्यम से की गई थी। प्रश्न उठता है कि क्या भारत में भी इस तरह का कोई संस्थान का निर्माण किया गया? तो जी हाँ, 1935 में रॉयल चार्टर के माध्यम से इंजीनियर इंस्टीट्यूशन की स्थापना भी एक रॉयल चार्टर के माध्यम से की गई थी। इसके अलावा बैंक ऑफ बंगाल, जो कि आगे चल के इम्पीरियल बैंक के रूप में विकसित हुआ और जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, उसकी स्थापना भी प्रारंभ में एक रॉयल चार्टर के माध्यम से की गई थी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस चीज़ को समझने का कोशिश की, प्रयास किया कि रॉयल चार्टर बेसिकली होते क्या हैं और इन रॉयल चार्टर के किस उद्देश्य के साथ इनका प्रयोग किया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से रॉयल चार्टर के साथ अपने निर्माण के उद्देश्य से जुड़ी हुई थी। उसका जो निर्माण हुआ था वो उस रॉयल चार्टर के माध्यम से ही हुआ था। तो यह यहाँ पर हम इस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझ पाए हैं कि चार्टर क्या होते हैं। तो अगला जो इसका वीडियो का हम हिस्सा बनाएंगे उसमें हम ये देखेंगे कि 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसके मुख्य प्रावधान क्या थे, किस तरह के प्रावधानों का वर्णन उस एक्ट में किया गया था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत स्थित शासन और प्रशासन पर किस तरह का प्रभाव 1793 के एक्ट के माध्यम से पड़ा। तो ये हम इसी वीडियो की पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और अच्छी तरह से अपने अध्ययन को दिशा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।